हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना वो रहेगा इज़राइल वॉर। तो इज़राइल वॉर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिल चुकी है। पूरा कंप्लीट जो हिस्ट्री है अबाउट द इज़राइल एंड क्यों वहाँ पर वो वॉर हो रहा है एंड कभी अभी तक जो आपके इम्पॉर्टेंट वॉर्स हुई है वहाँ पर उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये सभी कुछ इनका जो है पूरा हिस्ट्री जो है इज़राइल का एंड गाज़ा स्ट्रिप की वो हम सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। सो आई विल मेक डिफरेंट वीडियोज़ फॉर दैट विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा, हम ओवरऑल व्यू देखेंगे कि जो अटैक हुआ है इज़राइल पे बाय द हमास वो कौन है, गाज़ा स्ट्रिप क्या है, इज़राइल की लोकेशन क्या है एंड किस तरीके से इज़राइल बना था जिसकी वजह से जो अब इज़राइल एंड गाज़ा स्ट्रिप में जो लोग रह रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैलेस्टीन्स, उनके बीच में जो अभी ये बोन ऑफ कंटेंशन है, जो इतना इनके बीच में टेंशन अराइज हो रखा है कि एक दूसरे पर ये वॉयलेंट आपके अटैक्स कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है वो समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गाज़ा स्ट्रिप पर रूल करता है। ठीक, एंड इसने जो अभी रिसेंटली इज़राइल के ऊपर एक अटैक किया है जिसे कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अटैक हुआ है इज़राइल पे जब से इज़राइल क्रिएट हुआ है, दैट इज़ 1948 से अब तक जो भी अटैक्स हुए हैं इज़राइल में, उसमें से ये अटैक जो है सबसे ज़्यादा मतलब वॉयलेंट माना जा रहा है। ठीक, एंड जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक है ये एक टेररिस्ट अटैक है एंड उन्होंने बोला था कि इंडिया आपका इज़राइल के साथ खड़ा है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका स्टेटमेंट पीएम मोदी ने इशू किया है ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू बोला था। सो आप इसको सिंपली, अगर आपको ये प्रूव करना है कि इंडिया जो है वो इज़राइल का साथ दे रहा है, ठीक है, मतलब आप बोलते हो कि हाँ थोड़ा बहुत हम अपना स्टैंड जो इंडिया का वो टुवर्ड्स इज़राइल भी है, तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो न्यू दिल्ली है उसने कभी भी कंडेम नहीं किया है हमास ने जो भी एक्शन किया है। सो बेसिकली इंडिया जो है वो इस सिचुएशन में आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाह रहा है। ठीक है, हमने किसी भी एक साइड को सपोर्ट नहीं किया है। एंड जो ये हमास ने मिलिटेंट ग्रुप ने अटैक किया है उस अटैक को कहा जा रहा है ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। ठीक है, इसे क्या बोला जा रहा है, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म कहा जा रहा है बाय द हमास मिलिट्री विंग। ठीक है, एंड इन्होंने कहा है कि ये अटैक इन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि 16 साल से जो गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर जो गाज़ा एरिया है वहाँ पर इज़राइल ने जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है एंड जो इससे पहले भी जो भी एट्रॉसिटीज़ इज़राइल ने फ़लस्तीन के पीपल के ऊपर किया है उसकी वजह से इन्होंने ये अटैक किया है। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमास क्या है। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है एंड अरेबिक में इसे कहा जाता है ज़ील। ठीक, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी इन 1987 एंड फाउंड हुआ था ये गाज़ा में ही हुआ था आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट इंतिफादा। ठीक, ये फर्स्ट इंतिफादा क्या है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा जैसे जैसे हम हिस्ट्री पूरी जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए कि हमास का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1987 में हुआ था। ठीक, इसके बाद इसका जो रेवोल्यूशन है, इसका हमास मूवमेंट जो थी ये इवॉल्व किस वजह से हुई थी, क्योंकि आपका जो मुस्लिम ब्रदरहुड, ये कहते हैं ना कि जो मुस्लिम फ़लस्तीन में जो लोग रह रहे हैं वो मुस्लिम लोग हैं जनरली, जो फ़लस्तीन है उनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ इज़राइल कर रहा है
तो उसको कहते हैं कि जो बाकी के अरब नेशंस हैं हम अपने जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनका साथ देंगे। सो इसी जो सॉलिडारिटी के लिए जो आपके ये इजिप्ट अरब नेशंस हैं ये सारे जो आपका फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपका हमास का क्रिएशन हुआ था। ठीक है, सो हमास का क्रिएशन हुआ था इन द इजिप्ट एंड इसका एक मिलिट्री विंग क्रिएट किया गया था। ठीक है, जिसका एम था कि वो इज़राइल के ऊपर अटैक करके फ़लस्तीन को लिबरेट कर लेगा। एंड जो हमास है वो इज़राइल के स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। एक और ऑर्गेनाइजेशन है PLO, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि और रिकॉग्नाइज करती है इज़राइल को एज अ स्टेट, लेकिन हमास नहीं करता है। ठीक है, एंड जो हमास है वो फ़लस्तीन का जो बॉर्डर रिकॉग्नाइज करता है वो अकॉर्डिंग टू 1967 बॉर्डर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो अब ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है हमास, इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है बाय कंट्रीज़ लाइक इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजिप्ट एंड जापान। ये कंट्रीज़ इसे टेररिस्ट ग्रुप मानती हैं। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि इज़राइल की लोकेशन क्या है। सो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि जैसे ये है इज़राइल, इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको मिलेगा जॉर्डन, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है सीरिया एंड इज़राइल के नॉर्थ में है लेबनान एंड इज़राइल के वेस्टर्न साइड पर है मेडिटेरेनियन सी एंड साउथ वेस्टर्न जो साइड है इधर आपको दिख रहा होगा इजिप्ट। सो ये कंट्रीज़ हैं एंड सी है जो इज़राइल को बॉर्डर करता है। एंड अगर गाज़ा स्ट्रिप की बात करें जहाँ से अटैक किया गया है इज़राइल के ऊपर, वो है आपका ये लोकेशन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड से कलर किया गया है, ये वाला लोकेशन है आपका गाज़ा। ठीक है, सो गाज़ा स्ट्रिप की भी लोकेशन क्या हो गई आपके लिए, गाज़ा के वेस्टर्न साइड पर है मेडिटेरेनियन सी एंड इसके जो पूरा बाकी का इतना जो एरिया है ये इज़राइल से बॉर्डर है एंड गाज़ा स्ट्रिप के सदर्न साइड में आपको इजिप्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये है लोकेशन इज गाज़ा स्ट्रिप की एंड इज़राइल की। सो अब ज़रा गाज़ा स्ट्रिप के बारे में देख लेते हैं। जो गाज़ा स्ट्रिप है वो आपका अराउंड 41 किलोमीटर लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर वाइड टेरिटरी है बिटवीन इज़राइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, सो आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा एरिया है, जो सिर्फ लेंथ उसकी 41 किलोमीटर है एंड विड्थ उसकी सिर्फ 10 किलोमीटर है, तो बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, राइट। एंड इज़राइल जो है वो इस एरिया का जो एयर स्पेस है उसे भी कंट्रोल करता है। एंड जो अगर आपने अभी ध्यान से देखा है गाज़ा का जो ये बॉर्डर है, ये इज़राइल का जो बॉर्डर है एंड जो इजिप्ट का बॉर्डर है जो गाज़ा से टच होता है, ये कम्प्लीटली बैरिकेड है, ब्लॉक्ड है। यहाँ पर जो फ्री मूवमेंट है फ्रॉम गाज़ा टू द इज़राइल एंड इजिप्ट वो अलाउड ही नहीं है। सो एयर स्पेस एंड ऊपर से आपका पूरा जो लैंड बाउंड्री है वहाँ पर भी मूवमेंट आपका अलाउड नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि गाज़ा जो है वो एक तरीके से ओपन एयर प्रिजन है, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रिजन कहा जाता है। एंड वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी गाज़ा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं उन्हें अलाउड नहीं है कि वो इज़राइल और इजिप्ट में बहुत फ्रीली मूव कर सके। ठीक है, पूरा ब्लॉक्ड एरिया है। एंड यहाँ पर जो इजिप्ट है वो भी जो क्रॉसिंग है उसको भी ब्लॉक करके रखता है, ऐसे ही फ्री मूवमेंट नहीं होने देता। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गाज़ा जो है वो डिपेंड करती है ऑन इंटरनेशनल एड एंड अराउंड 1 मिलियन पीपल वो डेली फूड एड पर रिलाई करते हैं इस एरिया में। एंड ये जो एरिया है इसकी जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में, काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ये। एंड इस एरिया को इंडिया ने रिकग्निशन दी थी
इन 1988 एंड इंडिया ने 1996 के अराउंड अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी खोल दिया था गाज़ा में, लेकिन बाद में 2003 में इसे शिफ्ट कर दिया गया टू द सिटी रामल्ला, जो कि वेस्ट बैंक में है। एंड इसी रामल्ला सिटी को डी फैक्टो कैपिटल भी कहा जाता है ऑफ द पैलेस्टीन स्टेट। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका इज़राइल का बॉर्न हुआ, जिसकी वजह से आपका जो लोग पैलेस्तीन में जो आपके गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे हैं उनका और हमास का विद द इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो आपका गाज़ा स्ट्रिप है एंड जो वेस्ट बैंक है, इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं कि ये पूरा क्या है, पैलेस्तीन स्टेट है। ठीक है, सो एक बार मैप में भी देख लेते हैं कहाँ पर है वेस्ट बैंक। सो इज़राइल के ये वाला जो एरिया है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेड सी से इधर, और इसके ईस्टर्न साइड में जॉर्डन से बॉर्डर लगता है, जॉर्डन रिवर भी है। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक। ठीक है, सो वेस्ट बैंक प्लस गाज़ा स्ट्रिप, ये जो गाज़ा एरिया है एंड वेस्ट बैंक, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है ये कौन सा स्टेट है, पैलेस्तीन स्टेट है। ठीक है, सो अब देखिए जो इज़राइल का जो जन्म है वो एकदम से नहीं हुआ है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। सो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ। सो अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल, जो इज़राइल है उसका नाम जो है वो भगवान ने दिया था जैकब को, जो कि ग्रैंडसन है ऑफ अब्राहम। ठीक है, एंड अब्राहम कौन है, जिन्हें पेट्रियार्क कहा जाता है ऑल द अब्राहमिक रिलीजन्स का। ठीक है, कौन कौन से, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन तीनों का ही जो फादर कहलाते हैं वो अब्राहम कहलाते हैं। ठीक है, एंड जो अब्राहम के ही डिसेंडेंट्स थे उनकी सेटलमेंट हुई थी इन कैनन, जो कि ये एरिया है रफली जो अभी मॉडर्न इज़राइल आपका एरिया है। ठीक है, उसी को ही कहा जाता था कैनन पहले के टाइम पर। ठीक है, सो अप टू द लेट 19th सेंचुरी तक यहाँ पर इस एरिया पे जो अभी मॉडर्न इज़राइल एरिया है, यहाँ पर इस कैनन लैंड पर ओटोमन एम्पायर का रूल चलता था। ठीक है, सो लेट 19th सेंचुरी तक यहाँ पर ओटोमन एम्पायर का रूल था। इससे पहले यहाँ पे और भी सेवरल आपके एम्पायर्स एग्जिस्ट किए हैं, जैसे ग्रीक्स, रोमान, पर्शियन, क्रूसडर्स, इस्लामिस्ट, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दूसरे एम्पायर्स का भी रूल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपके फॉलोवर्स हैं जूडाइज़म के, जिन्हें जूस कहा जाता है, ठीक है, ये जो लोग हैं ये यहाँ पर इस एरिया में माइनॉरिटी पर थे। एंड ये जो आपके जूस पीपल हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे, एंड वहाँ पर इनकी जो कंडीशन है वो इतनी वनरेबल थी कि इन्हें ज़्यादातर परसिक्यूशन का खतरा रहता था, स्पेशली इन यूरोप। ठीक है, एंड जो आपका इम्पीरियल रशिया है वहाँ पर भी टारगेट किया जाता था जूस को इन द 1880s। ऐसे ही यूरोप में ही आपका फ्रांस है, वहाँ पर तो इवन जो आपका 1894 में एक जूइश सोल्जर थे जिन्हें फॉल्सली ये कहा गया था कि इन्होंने वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्मनी को ट्रांसफ़र की है, जिससे कि उन्हें काफ़ी पनिश किया गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के इंस्टेंसेस आते थे, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता था इन द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी वजह से जूस कम्युनिटी के अंदर एक फीलिंग आने लग गई कि उनके पास भी कोई एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसे वो अपनी खुद की कंट्री कह सके। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर एरिया नहीं था, कोई भी पर्टिकुलर नेशन ऐसा नहीं था जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जूज़ रहते हो। ठीक है, और वो पर्टिकुलरली उनको वो अपना होमलैंड कह सकें। सो यही जो आपकी मूवमेंट है जिसमें जूस कम्युनिटी ट्राई करती है अपना एक जूइश होमलैंड को एस्टैब्लिश करने की, इस मूवमेंट को कहा जाता है जाओनिज़म। ठीक है, एंड 1896 में इस जाओनिज़म मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। बाय होम, एंड ये स्टार्ट किया गया बाय द थियोडर हर्जल। ठीक है,
सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशंस हैं, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। सो ये जो आपके हर्जल थे, मिस्टर हर्जल थे, इन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश किया जिसका नाम था डर जूडेनस्टैट, ठीक है। इस नाम का उन्होंने जर्नल पब्लिश किया, अपना पैम्पलेट पब्लिश किया, और उसमें उन्होंने अपना जो विज़न है फॉर द जूइश नेशन उसको एक्सप्लेन किया, मतलब अपना डिस्क्राइब किया कि हम जो जूइश कम्युनिटी है उसका भी एक जूइश नेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो पैम्पलेट था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसके बाद से हर्जल को फादर ऑफ पॉलिटिकल जॉइनिज़्म भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इनिशियली क्या था, जो कंट्रीज़ हैं युगांडा एंड अर्जेंटीना, इनको ज़्यादातर प्राइम लोकेशन माना जाता था, पोटेंशियल लोकेशन माना जाता था जहाँ पर जूइश कम्युनिटी जो है वो अपना होमलैंड एस्टैब्लिश कर सकती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ओपिनियन है वो पैलेस्टीन एरिया के ऊपर सेटल होना स्टार्ट हो गया कि हमारा जो होमलैंड है वो पैलेस्टीन एरिया पर बनाएंगे। दैट वाज बिकॉज, क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि जो बाइबिकल होम है जूइश का, अकॉर्डिंग टू देयर बाइबल, जो इनका होमलैंड है वो माना जाता है पैलेस्टीन वाले एरिया को, जहाँ पर इनकी बहुत सारी होली साइट्स जो हैं वो भी लोकेटेड हैं, जैसे जेरूसलम इनका एक होली सिटी है। सो इसीलिए इनका जो था एस्पिरेशन था कि हम अपना होमलैंड बनाएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, वो उन्होंने फाइनलाइज करना, अपना कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स पैलेस्टीन एरिया, ठीक है। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 कुछ आपके ऐसे सर्कमस्टेंसेस जनरेट होने लगे कि जो ज्यूज़ हैं उनका माइग्रेशन टू पैलेस्टीन स्टार्ट हो गया। एंड इसी माइग्रेशन को क्या कहा जाता है, अलिया कहा जाता है, ठीक है। एंड जो पहला वेव, जो फर्स्ट वेव ऑफ अराइवल हुआ है पैलेस्टीन में ऑफ द ज्यूज़ फ्रॉम 1881 टू 1903, इसको कहा जाता है फर्स्ट अलिहा, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स तो आपको याद रख लेनी है कि कहीं आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म अलिहा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जूइश माइग्रेशन को कहा जाता है, ठीक है। एंड जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर पैलेस्टीन में आकर क्या करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे माइग्रेंट्स आते रहे वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो लैंड्स थी, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, उसको बाय करना स्टार्ट कर दिया। वो क्यों, क्योंकि जो जूइश होते हैं वो काफ़ी आपके उस टाइम पर वेल्दी पॉपुलेशन थी वो, ठीक है। तो उनके पास काफ़ी पैसा था, तो वो यहाँ पर पैलेस्टीन में आकर काफ़ी लार्ज लैंड्स को ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे ही जो जूस यहाँ पर पैलेस्टीन में आ रहे थे, तो इनिशियली इनके आने पर ना जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, जिन्हें पैलेस्टीनियंस कह रहे हैं, नेटिव जो पैलेस्टीनियंस थे, उनको कभी कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ गलत हो रहा है या उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो उस टाइम तक तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था एज सच, ठीक है, इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। पैलेस्टीन में जो उस टाइम पर, पैलेस्टीन पे उस टाइम पर जो लोग रहते थे वो अपने आप को पैलेस्टीनियन कंसिडर नहीं करते थे। वो अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम पैलेस्तीन के लोग हैं, नहीं, वो अपने आप को ओटोमन एम्पायर का ही सब्जेक्ट समझते थे, ठीक है। या फिर वो समझते थे कि हम अरब हैं या मुस्लिम हैं, या कोई भी क्लैन या फैमिली लाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे ज्यूज़ यहाँ पर आते हैं, उन्होंने क्या किया, लैंड्स खरीदनी स्टार्ट की। तो उन्होंने किस तरीके से लैंड वो खरीदते थे कि कोई भी एक पीस ऑफ लैंड है उसको खरीद लिया उन्होंने, लेकिन खुद जो वो लैंडलॉर्ड बन जाते हैं तो वो वहाँ पर जाकर उस लैंड के ऊपर जो भी कल्टीवेशन वगैरह कुछ भी हो रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो उसके ऊपर खुद जाके फिजिकली अपना हक नहीं जमाते थे। वो क्या करते थे, वो किसी एजेंट को हायर करते थे एंड वो एजेंट आपका सारे ऑपरेशन करवाता था लैंड पर, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। एंड ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, इसीलिए वहाँ के नेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगता था, ठीक है। सो बेसिकली जो वहाँ पर लैंड ओनर थे, जो भी पैलेस्तीन में लैंड ओनर्स थे, वो अपनी ज़मीन जो है, लैंड है, वो जूज़ को बेच देते थे, और जो जूज़ थे वो वहाँ पर उस एरिया में डायरेक्टली रहते नहीं थे, ठीक है। एंड जो ओटोमन ऑफिशियल्स हैं, अगर आप सोचिए कि वहाँ के ओटोमन एम्पायर वाले कैसे अलाउ कर रहे थे कि कोई भी बाहर का आदमी उनके यहाँ पर आकर ज़मीन खरीद रहा है, तो उस टाइम पर जो ओटोमन ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ईजीली
उनको खरीद लेते थे, मतलब उनको काफ़ी ब्राइब देकर वो इस मामले को सेटल कर लेते थे। ठीक है, तो ज्यूज़ जो हैं वो वहाँ पर रह नहीं रहे उस एरिया में, कहीं और बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो एरिया अब उनको बिलोंग करता था। ठीक है, एंड यूजुअली क्या होता था कि जो लोकल रेजिडेंट्स थे वहाँ पर, वो जो उस एरिया को टिल करते थे, ठीक है, जो भी ग्रो वगैरह करते थे, वो वहाँ पर रहने वाले लोग रूरल, पुअर एंड इलिटरेट पीपल थे। सो उनका बहुत ज़्यादा से भी नहीं था जब उनकी लैंड वगैरह ज्यूज़ खरीद रहे थे। ठीक है, सो क्या हुआ, धीरे धीरे जब नए नए सेटलर्स आने लगे ना इस एरिया में, तो ये जो चीज़ थी कि भाई वहाँ के लोगों को लगे कि भाई हमें इकट्ठा होना चाहिए, इनके अगेंस्ट को करना चाहिए, इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं जनरेट हो रही थी। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि ये जो नए रेजिडेंट्स यहाँ पर आते थे, इनके जो कॉमन लैंग्वेज है वो यहाँ पर आने के बाद पैलेस्टीन की जो अरेबिक लैंग्वेज है उसको नहीं सीखते थे। जो ज्यूज़ आते थे ना यहाँ पर रहने के लिए, लैंड खरीद कर आ भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर माइग्रेट करने के बाद जो पैलेस्टीन के लोग हैं उनके साथ घुल मिल नहीं रहे थे, मतलब लैंग्वेज भी वो अरेबिक सीखना नहीं चाह रहे थे, उनके साथ मिंगल नहीं होते थे। ठीक है, अपनी जो रेजिडेंट्स हैं, अपना जो रहने की जगह है, जो भी अपना कॉलोनी वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा ना अलग रखते थे पैलेस्टीन से। ठीक है, एंड जो भी आपकी लैंड वो खरीदते थे ना, तो होता क्या था पहले कि कोई भी, मान लो ये एरिया किसी ने भी खरीद लिया, कोई भी ए पर्सन है उसने खरीद लिया, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी कोई मास्टर होगा ना, वो मास्टर सिंपली चेंज हो गया। अब इस मास्टर एम की जगह पर यहाँ पर लैंडलॉर्ड कौन बन गया, ए। सो यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, जो ये पैलेस्टीन के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनको हटाया नहीं जाता था, सिंपली लैंडलॉर्ड चेंज हुआ है, काम तो ये वही लोग करते रहेंगे अब यहाँ पर, ये होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा, जैसे जैसे ज्यूज़ लोग ने यहाँ पर अपने ज़मीन और ज़्यादा खरीदने लगी विद द टाइम, जैसे जैसे और ज़्यादा खरीदने लगे, तो वो इन अरब टेनेंट्स को ना यहाँ से निकालना शुरू कर दिया, उन्होंने उस लैंड से हटाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होने लग गया, वो जो पैलेस्टीन के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उनको वो क्या हो गया, एकदम से जॉबलेस होने लग गए। जॉबलेस मतलब यहाँ पर जो आपके टेनेंट्स थे, अपना कुछ ग्रो करके अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे, वो सडनली उनके पास अब लैंड ही नहीं रह रही थी। ठीक है, एंड जो आपके ज्यूज़ थे, इनका एक और था कि ये अपने आप को सुपीरियर स्टेटस जो है यहाँ पर आने के बाद अपना मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, वो कैसे, यहाँ पर जैसे जैसे ज्यूज़ आने लगे ना, उन्होंने एग्रीकल्चर को ना मैकेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। तभी तो उन्होंने पैलेस्टीन को उनकी लैंड से निकालना शुरू कर दिया कि जाओ भाई, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टिलेज करने की ज़रूरत है, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी वो ले आए थे। सो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पर जब आपका इज़राइल में आपके जो ज्यूइश कम्युनिटी एंटर होने लगी, वो बहुत ज़्यादा पैलेस्टीन के साथ, क्या पैलेस्टीनियन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं कर रहे थे कि हम इनके साथ घुल मिल कर रहे, नहीं, वो इनिशियली से ही, शुरुआत से जब से आ रहे थे, वो बिल्कुल सेपरेट अपने आप को रखते थे, और उनका जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल यूरोपियन था। ठीक है, एंड यहाँ पर इसी टाइम में 1909 में ही तेल अवीव जो आज कैपिटल है उसको, जो ये सिटी है आपकी इज़राइल में, इसको एस्टैब्लिश किया गया। सॉरी, ये आपकी सिटी इज़राइल में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके लैंड खरीदने के बाद जो भी ज्यूज़ आपके इज़राइल में रह रहे थे, उन्हें कोई भी अगर पैसा चाहिए होता था, ठीक है, कोई भी एंटरप्राइज वगैरह के लिए कोई भी पैसा चाहिए होता था, तो जो अब्रॉड में वेल्दी ज्यूज़ होते थे वो उस चीज़ को, एंटरप्राइजेस को फंड करते थे। ठीक है, जैसे कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली, इस तरह की फैमिली जो है वो आपके ज्यूज़ में जो भी रह रहे हैं, इज़राइल ज्यूज़ जो इज़राइल में रह रहे हैं उनको फंड करते थे। ठीक है, सो अब देखो, जब कोई भी बाहर से आ रहा है, कोई भी फॉरेन आ रहा है अगर आपके होमलैंड पर, और वो अपने आप को सुपीरियर रखता है, और उसका जो भी उसकी सेटलमेंट्स हैं वो आपसे बहुत अलग रह रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लोकल पीपल होते हैं ना, उनमें धीरे धीरे एक रिजेंटमेंट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तो उनकी लैंड तो ले ही ले रहे हैं, साथ में उनको जो टिलेज करने के लिए लैंड थी, जो अपना एग्रीकल्चर करके वो अपना लाइवलीहुड चला रहे थे, उस लैंड से भी वो बाहर निकाल रहे हैं उसको। ठीक है,
तो इस वजह से जो वहाँ पर रहने वाले पैलेस्टीनियंस थे वो क्या होने लगे, आपके काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके बीच में जो रिजेंटमेंट है वो ग्रो करने लग गया। ठीक है। सो जो ओटोमन ऑफिशियल्स हैं उनकी अगर हम बात करें, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के रूल के टाइम की बात है ये, सो ये जो ओटोमन ऑफिशियल्स थे, ये जो लैंड है उसको किसी भी बाहर वाले लोगों को बेचने से रोक भी नहीं रहे थे, इसीलिए भी जो रिजेंटमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि जो वहाँ पर अगर हम कहें कि लॉ वाइज जो भी रूलर था उसने क्या इस चीज़ को अलाउ किया, तो उन्होंने तो बोला था कि भाई इस तरीके से आपको सेल नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी बाहर का लोग आएगा तो आप उसको अपना जो लैंड है बाहर वाले लोगों को नहीं बेचेंगे। लेकिन इस ऑर्डर को कभी भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो ज्यूज़ थे वो धीरे धीरे इज़राइल पैलेस्टीन वाले एरिया में लैंड खरीद कर अपनी सेटलमेंट बना रहे थे। ठीक है। सो 1908 में आफ्टर द यंग टर्क्स रेवोल्यूशन जो ऑटोमन सुल्तान को ओवरथ्रू करेंगे, जूस माइग्रेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली थी। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो बेलफोर डिक्लेरेशन है वो है क्या, क्योंकि जो बेलफोर डिक्लेरेशन है ना, इसके बाद जो पूरा फेट है वेस्ट एशिया का वो चेंज होने वाला था हमेशा के लिए। क्योंकि जो जूस दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे थे ना, वो लोग भी लगातार काम कर रहे थे कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सके कि भाई वो अपना होमलैंड पैलेस्टीन एरिया में बना सके। सिर्फ इंटरनली जो पैलेस्टीन एरिया में माइग्रेट होकर आए जूस सिर्फ वो ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि जो बाहर रह रहे थे, पैलेस्तीन से बाहर रह रहे थे, वो भी इस कोशिश में लगातार लगे हुए थे। ठीक है। सो उन्होंने किस तरीके से हेल्प की वो देख लेते हैं। जो वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टाइम के 1 के पीरियड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे ज्यूज़ की सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो क्यों? जैसे हमने पहले भी कहा कि जो ज्यूज़ कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा उनका माइंड है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जोड़ कर रखते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा होता था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनिशियली पैसों की काफ़ी, मतलब वर्ल्ड वॉर में काफ़ी पैसा चाहिए होता है आर्म्स एम्यूनिशंस को लेकर, सो इसीलिए उन्हें ज्यूज़ कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए थी। ठीक है। सो इसीलिए इन्हीं को अपनी साइड करने के लिए जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आर्थर जेम्स बैल्फोर, इन्होंने क्या किया, जायनिस्ट कोज को, जो ये अपना होमलैंड बना रहे थे, इस कोज को सपोर्ट किया। एंड इसे सपोर्ट को शो करने के लिए कि हाँ जी हम इसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्होंने अपना एक जो लेटर है वो दिया टू द बैरन लायनन वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड। ये वही फैमिली है जो आपकी बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली है। ठीक है, जूस फैमिली है ये। इसको अपना एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट है वो फेवर में है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीन एज ए नेशनल होम ऑफ जूइश पीपल। ठीक है, एंड उन्होंने कहा कि जो हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट है वो फेवर करेगी आपके जूस को ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि सिविल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ द नॉन जूइश कम्युनिटी जो पैलेस्टीन में रह रही है, मतलब जो अरब्स रह रहे थे वहाँ पर, पैलेस्टीनियन जो नेटिव वहाँ पर रह रहे थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि उनका सिविल एंड रिलीजियस राइट को कोई भी हार्म हो या उनका कम हो, प्रेजुडाइज नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये बोला बेसिकली। एंड इन्होंने ये भी बोला कि जो दूसरी कंट्रीज़ में जूज़ रह रहे हैं उनको भी जो राइट्स हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, पॉलिटिकल स्टेटस है, उसको लेकर भी कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाएगा कि उनको कुछ हैम्पर हो, उनके राइट्स को कुछ हैम्पर हो। सॉरी, दिस वुड बिकम, यही जो था वो आपका क्या बन गया, फिर फ्यूचर एक रेजोल्यूशन बन गया पैलेस्टीन के ऊपर। एंड यहाँ पर आगे क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशंस निकालेगी। ठीक है, एंड उसमें ना बार बार बात तो करेगी राइट्स ऑफ पैलेस्टीन, राइट्स ऑफ पैलेस्टीन, लेकिन उसको कभी ऑनर नहीं करने वाली। ठीक है। सो अब तक क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 तक के टाइम तक आपका जो
पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया। ठीक है, इस टाइम तक क्या था कि पैलेस्टीन में काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट बढ़ चुका था, एंड जो धीरे धीरे है ना ये लोग अपना है ना अपोजिशन टू द जूइश कम्युनिटी वो शो करने लग गए थे। एंड लेकिन जो इनका एक अपना रिजेंटमेंट शो करने का तरीका था उसमें भी जो लोग थे वो डिवाइडेड थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूनिटी के साथ काम नहीं कर रहे थे, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पर जब लोगों में रिजेंटमेंट है लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उन्हें रास्ता दिखा सके कि किस तरीके से अपना रिजेंटमेंट को इस तरीके से बाहर निकालो कि आप अपना कॉज अचीव कर सको, इस तरह की लीडरशिप ना होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल मिसट्रस्ट आपका जनरेट हो गया था, डेवलप हो गया था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, एंड काफ़ी आपके वॉयलेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश मैंडेट एंड वर्ल्ड वॉर 2। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 में कौन हार गया था? आपका ऑटोमन एम्पायर का लॉस हुआ। एंड उसके बाद इस एरिया को, जो ये आपका पैलेस्टीन वाला एरिया जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, कंप्लीट ऑटोमन एम्पायर का ही डिवीज़न किया गया। एंड डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए पूरे ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड किया। एंड इसी डिवीज़न में जो पैलेस्तीन था वो आपका अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आ गया। ठीक है, सो इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश है उन्होंने यहाँ पर अपना सेल्फ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो क्या कहा था कि हम तो भाई सपोर्ट करेंगे जूस माइग्रेशन को। सो इसके बाद क्या हुआ कि जूस का कंट्रोल आने के बाद, ब्रिटिश का कंट्रोल ओवर दिस रीजन आने के बाद जूस माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर जो जूस थे उनकी जो माइग्रेशन थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग गई। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो अरब वाले लोग रह रहे थे वो मुस्लिम थे जनरली, एंड उनका जो ऑटोमन एम्पायर है जो मुस्लिम रूलर था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्रिटिश के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट था। उन्हें ये भी फील हो रहा था कि ये हमें ऑनर करने वाले थे। फीलिंग ऑफ द चीटिंग भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरप्ट हो गया था फीलिंग, जिस वजह से जो अरब थे अब उनका फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स जूस तो था ही था, अब साथ में वो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी अपना जो रिजेंटमेंट है वो शो करने लग गए थे। लेकिन इसी टाइम के दौरान जूस ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया था, उनके पास काफ़ी एफिशिएंट एक इंटेलिजेंस विंग भी डेवलप हो गया था। एंड जो जूस थे ना उन्होंने ब्रिटिश का काफ़ी साथ दिया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। सो इनके जो भी सोल्जर्स थे जूस के वो ब्रिटिश के साथ ट्रेंड थे। ठीक है, तो उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्या आ गया था, डिसिप्लिन आ गया था। ठीक है, तो जूस के पास अब एक इंटेलिजेंस विंग था जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स भी थे उसमें। ठीक है, लेकिन इस टाइम तक पता है क्या होता था, जब तक ब्रिटिश का कंट्रोल चल रहा था पैलेस्टीन एरिया के ऊपर, तब जो मॉडरेट जूस थे, मतलब ये वो जूस थे जो चाहते थे कि हम भी यहाँ रह ले पैलेस्तीन एरिया में और अरब लोग भी यहाँ पर रह ले, मतलब वो अरब्स को अकोमोडेट करना चाहते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जैसे जैसे वॉयलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ने लग गई ना, तो जो जूस कम्युनिटी है वो भी इन मॉडरेट जूस को सपोर्ट करना बंद करने लग गई, इनका भी सपोर्ट ख़त्म होने लग गया। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो अरब साइड है वहाँ पर दो राइवल फैक्शंस आपके एमर्ज हो गए। कौन कौन से दो फैक्शंस थे? एक था ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम मोहम्मद अमीन अल हुसैनी, एंड दूसरा फैक्शन था इन्फ्लुएंशियल नक्शबंदी फैमिली, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। इन दोनों फैक्शंस का एमर्जेंस हो गया ऑन द अरब साइड। एंड यहाँ पर क्या था कि अरब जो ये पीपल थे ये आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप भी बना रखा था इन्होंने। ठीक है, लेकिन इनका जो आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप था वो इनके पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फैक्शन से अलग था। मतलब जो आर्म्ड लोग थे, जो आर्म्ड रिबेलियन करना चाहते थे वो लोग अलग थे, और जो पॉलिटिकली अपना शो करते थे रिजेंटमेंट वो अलग थे, बिल्कुल अलग अलग चल रहे थे ये। ठीक है, सो यहाँ पर
ये भी कोशिश की गई कि जूस और अरब के बीच में थोड़ा सा सेटलमेंट हो जाए। 1919 में एक पैक्ट भी इनके बीच में साइन हुआ है, लेकिन जो अरब थे और जो जूस थे उनमें इतना रिजेंटमेंट था कि इस पैक्ट को किसी ने कोई ऑनर नहीं किया। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पैक्ट का। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जैसे जैसे टाइम आया तो जो जर्मनी में आपका हिटलर था उसने पूरा जो होलोकास्ट किया है जूस का, जो चैम्बर में डाल डालकर इन्होंने जूस पीपल के ऊपर एट्रोसिटीज़ की थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो सिंपैथी थी वो जूस की तरफ शिफ्ट हो गई कि इनके पास यार सच में एक अपना होमलैंड होना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया गया है। ठीक है, सो उसके बाद 1936 से लेकर 1938 तक का जो ये टाइम है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, इमेंस ब्लड शेड होता है, जिसमें फ़लस्तीन लोग अटैक करते हैं जूस पर एंड ब्रिटिश पर। ठीक है, इंटरनेशनली तो लोग जो सिंपथाइज कर रहे थे जूस के साथ, लेकिन जो फ़लस्तीन वाले लोग रह रहे थे वो वहाँ पर फ़लस्तीन वाले एरिया में, उनको तो चाहिए था कि भाई तुम हमारे लैंड पर हो और तुम हमारे लैंड पर हक जमा रहे हो, निकलो यहाँ से। ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा अटैक करते थे ब्रिटिश पर भी और जूस के ऊपर भी। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे, वो तो कलेक्टिव पनिशमेंट करते थे, पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन विलेज को पूरा पनिश करते थे वो लोग, जैसी कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी होगी उन्हें सप्रेस करने के लिए। ठीक है, एंड जो जूस थे वो अपना अलग से, वो लोग भी जो है किलिंग्स करते थे, खुद किलिंग्स करते थे। अब इस टाइम पीरियड को पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो कहते हैं अल थवरा अल कुबरा, मतलब ग्रेट रिबेलियन पीरियड कहा जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो ये वॉयलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, जो ये अटैक्स किए जा रहे थे, यहाँ पर एक जो आर्म्ड ग्रुप है वो भी इन्वॉल्व है, जिसे कहा जाता था ब्लैक हैंड। ठीक है, लेड बाय इजुद्दीन अल कसम, जो कि आज के टाइम पर हमास जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी मिलिट्री विंग को भी कहा जाता है क्या, अल कसम ब्रिगेड। ये आपको बताने के लिए कि मिलिट्री विंग ऑफ हमास को कहा जाता है अल कासम ब्रिगेड कहा जाता है, एंड ये कहाँ से आया है, नाम ब्लैक हैंड से ही आया है। ठीक है, सो इस टाइम तक अब क्या होने लग गया, एक पील कमीशन बैठाई, क्योंकि इतना ज़्यादा जैसे ही वॉयलेंस इरप्ट हो रहा था इस टाइम पीरियड के दौरान, सो ब्रिटिश ने सोचा कि भाई कोई कमीशन वगैरह बैठाओ, इनके बीच में कोई सॉल्यूशन निकलवाओ ताकि ये थोड़ा वॉयलेंस कम हो। ठीक है, सो जूस जो साइड थी ना, जूस जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट किया कि भाई उनको कुछ फेवर में कुछ टर्म्स मिल सकें नेगोशिएशन में, लेकिन जो पैलेस्टीनियन लोग थे ना वो इस नेगोशिएशन के टाइम पर जाते ही नहीं थे, सजेशन ही नहीं करते थे, बॉयकॉट करते थे वो लोग। सो मई 1939 में एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया बाय द ब्रिटिश, एंड इन्होंने जो इस पेपर में कंडीशंस दी थी कि जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, वो सॉल्यूशन कहा जाता है कि ज़्यादातर फेवर कर रहा था पैलेस्टीनियन लोगों को, लेकिन उस टाइम पर जो पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी ना वो काफ़ी डिवाइडेड थी, मतलब वो आपस में ही लड़ रहे थे कि तू ये नहीं लेगा वो नहीं लेगा, इस तरह की उनके बीच में कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्हें जो एक चांस मिल रहा था कि अपने फेवर में कुछ अच्छा लेने का, वो चांस इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। एंड इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये जो पार्टीशन की वॉयलेंस है इंडिया में जैसे इरप्ट हुई थी, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, यहाँ से निकल गए थे जब उनसे वॉयलेंस हैंडल नहीं हुआ था, तो सेम उन्होंने यहाँ पर भी किया है। 1947 में जब दोनों ही कम्युनिटीज़ ना तो पार्टीशन के लिए एग्री कर रही है, ना ही कोई और सॉल्यूशन के लिए एग्री कर रही है, और वॉयलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा वो अलग, तो ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं जी, एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई इस एरिया को अब कौन संभाले, यूनाइटेड नेशन संभाले, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। सो ब्रिटिश ने इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए यूनाइटेड नेशन को ये क्वेश्चन ही सौंप दिया कि भाई अब आप ही से सॉल्व करो। ठीक है, सो अब यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात देखें तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इस टाइम तक यूनाइटेड नेशन एंड बाकी सभी लोगों को ये क्लियर हो चुका था कि जो जूस लोग हैं वो डिटरमाइंड है लड़ने के लिए और जीतने के लिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर लोग रह रहे थे जूस जो हैं,
जो पैलेस्टीनियन एरिया में रह रहे थे वो माइनॉरिटी ज़रूर थे, लेकिन जब भी कभी वॉयलेंस होता था ना, वो यहाँ पर डोमिनेट करते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ थी। तो अगर इनको कोई भी नुकसान होता था तो ये इजीली अपने आप को हील कर सकते थे। लेकिन जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनके पास कोई भी इंजरी, अगर कोई ट्रीटेबल इंजरी भी हो गई ना, तो वो उनके लिए डिज़ास्टर ही बनता था। मतलब वो अपने आप को ट्रीट ही नहीं कर पाते थे, जिससे कि बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती थी। सो 29 नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग की गई और इस वोटिंग रेजोल्यूशन में कहा गया कि अब पैलेस्तीन को डिवाइड किया जाएगा इनटू जूइश लैंड एंड अरब स्टेट्स में, दो स्टेट्स में, जिसे हम कहते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन दिया गया इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें कहा गया कि जो जेरूसलम एरिया है वो यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। सो इस रेजोल्यूशन में जो जूस को स्टेट दिया जा रहा था वो इस पूरे पैलेस्तीन कंट्री का 55% दिया गया। ठीक है, जिसमें आपका नेगेव डेजर्ट जो है इज़राइल में ही सदर्न साइड में, ये एक बहुत बड़ा लार्ज डेजर्ट रीजन है सदर्न इज़राइल में। ठीक है, जिसकी मेन सिटी है बेयर शिवा। ये जस्ट फॉर द नॉलेज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया जो है वो दे दिया गया इज़राइल को। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो आपकी ज़्यादातर मेजॉरिटी में किसकी थी? ज्यूज़ की। एंड माइनॉरिटी में कौन थे? अरब्स थे। ऐसे ही जो अरब स्टेट है वो उन्हें जो एरिया मिला वो पूरे लैंड का 44% था और यहाँ पर आपकी माइनॉरिटी में जूज़ भी एस्टाब्लिश थे। ठीक है, एंड इस अरब स्टेट के अंदर वेस्ट बैंक और गाज़ा भी इंक्लूडेड था। ठीक है, लेकिन जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन को फिर से रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। लेकिन इज़राइल ने क्या किया? इज़राइल ने इसे मान लिया एंड अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं अलग हूँ, टू स्टेट सॉल्यूशन है ना, तो ठीक है, मैं इज़राइल अलग हूँ। और 14 मई 1948 को इज़राइल का बर्थ हुआ। ठीक है, इज़राइल स्टेट का बर्थ हो गया। सो इस पूरे एंटायर पीरियड पर जो आपका जो ये पूरा रेजोल्यूशन वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तो सिविल वॉर तो चले जा रही थी, ऐसा नहीं आया कभी भी टाइम कि कोई पीसफुल टाइम पीरियड चल रहा हो। एंड जो आपकी इज़राइल था उसकी मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी थी उस टाइम तक, एंड वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन जो वायलेंट एक्टिविटी करते थे, अटैक करते थे, उसको ईजिली आपका क्या कर लेती थी? टैकल कर लेती थी। ठीक है, लेकिन जो इस क्रिएशन ऑफ इज़राइल को पैलेस्टीनियन लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये तो एक कैटास्ट्रॉफ है, जिसे वो कहते थे नकबा। सो नकबा इज़ व्हाट? क्रिएशन ऑफ इज़राइल कॉल्ड बाय द पैलेस्टीनियन। ठीक है, एंड उन्होंने इस दिन को देखा, ये जो जिस दिन आपका इज़राइल का क्रिएशन हुआ था, उस दिन जो पैलेस्टीन्स हैं वो कहते हैं कि ये वो दिन है जब उन्होंने अपना होमलैंड खो दिया। ठीक है, लॉस कर दिया। लेकिन इसके बाद पीस नहीं एस्टैब्लिश हुई। जैसे ही आपका इज़राइल का क्रिएशन हुआ उसके बाद इमीडिएटली उसी के बाद ही इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया एंड लेबनान, इज़राइल के सारे नेबरिंग कंट्री विद इराक, इन सभी ने मिलकर इज़राइल के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, लेकिन जो इज़राइल था उसको उस वक्त आर्म्स एंड फंड्स का सपोर्ट दे रहा था यूनाइटेड स्टेट, एंड जिसकी वजह से उन्होंने इन सभी कंट्रीज़ को हरा दिया। ठीक है, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया एंड लेबनान, इन सभी को उसने इसे हरा दिया। सो इससे आगे जो फाइट का भी स्टार्ट होगा, जो पूरा एक हिस्ट्री चलेगी गाज़ा स्ट्रिप में, जो वॉर हिस्ट्री है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि टोटल यूनाइटेड नेशन में जो 193 मेंबर स्टेट हैं उसमें से 139 मेंबर स्टेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं पैलेस्तीन को, 165 रिकॉग्नाइज करते हैं इज़राइल को, एंड गाज़ा एंड वेस्ट बैंक अभी भी जो है वो इज़राइल मिलिट्री के कंट्रोल में है। ठीक है, सो अब इससे आगे का जो गाज़ा वॉर हिस्ट्री है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा ये टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।